अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सोना ना खरीदने और बड़े बहरान के लिए तैयार रहने की मोदी की अपील पर अपोजिशन का रद्दअमल। कहा, बीजेपी सरकार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। पेपर लीक की खबरों के बाद नीट यूजी का इम्तिहान मनसूख, तहकीकात सीबीआई के हवाले। बहुत जल्द इम्तिहान की नई तारीख का होगा ऐलान। पेपर लीक मामले पर तुलबा में शदीद गम-ओ-गुस्सा। दिल्ली समेत मुल्क भर में मुजाहरे। पेपर लीक के लिए बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से ऐन खबल। एआईएडीएमके के एक ग्रुप ने टीवीके की हिमायत का ऐलान किया। सनातन धर्म तफरीक की बात करता है। रियासत में वंदे मातरम की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें अपने द्रावड़ी तहजीब को बचाना होगा। तमिलनाडु असेंबली में जूनियर स्टालिन की तकरीर। मगरबी बंगाल में गंदी हुकूमत आ गई है। तृणमूल कांग्रेस कल्याण बनर्जी का रद्दअमल। बंगाल को तबाह करके रख देंगे ये लोग। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। मगरबी एशिया में ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के आलमी मईशत पर मुमकिन असरात के बीच वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा आवाम से एहतियात, बचत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की अपील की है। गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात को देखते हुए मुल्क के अवाम को ईंधन की बचत, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और देसी वसाइल के इस्तेमाल में तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में ख़ास तौर पर सोना खरीदने से गुरेज करने की अपील की। इन्होंने कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दौरान लोगों को गैर ज़रूरी खरीदारी मौखर करनी चाहिए ताकि माशी दबाव कम रहे। अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मोदी के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है और मोदी सरकार हमें इसी बर्बादी की खबर सुना रही है।
फ्यूल क्राइसिस है, गैस क्राइसिस है और बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है, इसीलिए ये सारी स्कूल की गाड़ियां बंद करना चाहते हैं। अफसोस इस बात का है कि ऑनलाइन गरीब आदमी के पास सहूलियत नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है। तालीम ज़रूरी है, इसके लिए सोचना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ गरीब के पास नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं चल सकता। आपको लगता है इकॉनमी खत्म हो रही है? बिल्कुल ख़त्म है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये क्राइसिस बंद नहीं हुआ, ईरान और अमेरिका का लड़ाई बंद नहीं हुई, तो अल्लाह ही जाने हमारी हालत क्या हुई। और फरमाइए। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में अब शराब को लेकर काफी बहस शुरू हो गई है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं शराब नहीं पीता। जो शराब पीते हैं वो तो पिएंगे, जहाँ नहीं मिलेगी तो बाहर से ले आएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? और जो शोर उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि शराब पीने वाला कौन है, उनसे पूछिए। मुझे याद है जब मेरे वालिद ये इलेक्शन 77 में जीता था, उसके बाद मोरारजी देसाई आए थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े शराब के खिलाफ थे। मैंने मेरे वालिद से कहा शराब बंद कर दीजिए। मेरे वालिद ने कहा मैं पीता नहीं, मगर अगर आप हमें इसका रेवेन्यू देंगे जो हम कमाते हैं तो हम शराब बंद कर देंगे। कुछ नहीं, आज भी अगर इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी, जो रेवेन्यू आता है उसको बंद करेगी, मुझे यकीन है हुकूमत 2 मिनट में शराब बंद कर देगी। हमने शराब की दुकानें नहीं खोली, जिनने खोली उस वक्त क्यों उन्होंने शोर किया? मैं इनसे पूछता हूँ, बताइए, उस वक्त क्यों नहीं शोर किया कि जबकि दुकानें खुल रही थी, हर गांव में खुल रही थी? क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, नुक्तेचीनी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इनका हिलाने वाला कहीं और है, और ये समझते हैं कि हम इनसे डर जाएंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो शिकस्त देंगे इनको कि इनको याद रहेगा। उधर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर सख्त रद्देमल जाहिर करते हुए हुकूमत की माशी तैयारियों और पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया व पब्लिसिटी शोबे के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि इंतखाबात ख़त्म होते ही वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से कुर्बानी मांगना शुरू कर दी है, मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों पर खामोश है। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हालात इतने संगीन थे तो हुकूमत ने पहले से मुनासिब मनसूबाबंदी क्यों नहीं की। इन्होंने दावा किया कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मुल्क के ज़र मुबदला ज़खायर में $8 अरब की कमी आ गई है। उनके मुताबिक हुकूमत अब आवाम से सोना ना खरीदने, अखराजात कम करने और ईंधन बचाने की अपील कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि खुद उसने बहरान से निमटने के लिए क्या तैयारी की थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी इम्तिहान मनसूख कर दिया है। ये इम्तिहान 3 मई को मुनक़िद हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की खबर के बाद एक हंगामा सा बरपा हो गया। हालात को पेश नज़र रखते हुए NTA ने इम्तिहान मनसूख करने का ऐलान किया। एजेंसी ने आज जारी बयान में कहा कि 3 मई को मुनक़िद होने वाला नीट यूजी इम्तिहान अब दोबारा लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। NTA ने कहा कि यह फैसला 10 मई की प्रेस रिलीज़ के तसलसल में लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक 8 मई को इम्तिहान से मुतालिक मामलात को आज़ादाना जाँच और ज़रूरी कार्रवाई के लिए मरकज़ी एजेंसियों के हवाले किया गया था। इसके बाद मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों से मौसूल होने वाले इनपुट्स और जाँच रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया। पेपर लीक मामले में CBI जाँच के भी अहकाम सादर कर दिए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत बरकरार रखने और मुनसिफाना व काबिल एतमाद यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उधर नीट के इम्तिहान की मनसूखी पर तलबा बरादरी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जैसे ही नीट की मनसूखी का ऐलान हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तलबा यूनियन सड़कों पर आ गए। दिल्ली समेत कई शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। तलबा ने पेपर लीक के मुसलसिल वाक़यात के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और हुकूमत से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। सर, जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है।
सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल हो रखा है। पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और एनटीए पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। आप देखिए कि 21 तारीख को, मतलब 1-2 दिन पहले ही पेपर जो है लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। 600 नंबर का पेपर हूबहू आज टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम रहा था। सरकार क्या कर रही थी, एजेंसियां क्या कर रही थी, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं, नीट के विद्यार्थियों का जो है ये सवाल है सरकार से। सरकार इसकी जवाबदेही देते हुए, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जवाबदेही देते हुए अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दें। देखिए, हमारा प्रदर्शन था नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके अगेंस्ट। जैसे ये पिछले साल भी लीक हुआ, उससे पिछले साल भी, इसी चलन में 3 साल लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। तो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ और पेपर जो माफिया है इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट था। अभी जो पेपर को कैंसिल किया गया है वो कोई सल्यूशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक, पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे? जैसे नीट का पेपर अब कैंसिल हुआ है, सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, क्योंकि पेपर माफिया लगातार देश में बढ़ता है। जी, यही तो मैंने आपको कहा कि सल्यूशन इसका पेपर कैंसिलेशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि उस माफिया को जड़ से खंगाल करके निकाला जाए। जब आपके पास पूरी सरकार है, आपके पास हर प्रदेश में सरकार है, सारा तंत्र आपका है, फिर भी आप या तो आपकी मिली भगत है, आप उनके साथ मिले हुए हैं, आपके लोग उनके साथ मिले हुए हैं कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी एजेंसीज इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि आप तक उनका खत आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते। नई हुकूमत की तश्कील के बाद तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। AIADMK में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIADMK अब 2 ग्रुप में तकसीम हो गई है। पार्टी लीडर CV षणमुगम ने 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट से ऐन कबल वज़ीर आला विजय तलापति की पार्टी TVK की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पार्टी के ग्रुप के अरकान असम्बली तमिलनाडु हुकूमत की हिमायत के लिए वज़ीर आला विजय से मुलाकात भी करने वाले हैं। षणमुगम के मुताबिक पार्टी सरबराह पलानी स्वामी हुकूमत बनाने के लिए DMK पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे। इसी दौरान AIADMK के रुकन असम्बली वेलुमनी ने फौरी तौर पर पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। AIADMK as a party in the recently concluded election faced a defeat. Not only in the recently concluded election, in the past election also we faced a defeat. So we decided and asked our General Secretary to convene the General Council meeting and to discuss what is the problem, why we got defeated in the elections, to discuss and take further action to the development and interest of the party. We asked him to convene the General Council. We expect our General Secretary to convene the General Council meeting, and in the meantime, they proposed some proposal, which is we as a AIADMK legislative party to form the government with the support of the DMK government, which is against our founding principles, because the AIADMK was founded because of to uproot the DMK, the evil force, to wipe out the evil force DMK in Tamil Nadu. That is the only and foremost aim of the AIADMK, which is now founded by our Dr. MGR
and which was saved and protected by my Amma. But now some proposal which is against our principle, basic principle of our party. To align with the DMK, we are not, our legislative parties and party men are against to that proposal. We opposed. So, and our legislative party in the meeting, we take a decision. It is against our party interest. If we align with the DMK, ADMK will be wiped out in future. So, we are against. So, we are, as a legislature party, passed a resolution to against that proposal, and also legislative party as a majority member elected Thiru SP Velumani as a floor leader as a ADMK floor leader, and also we passed a resolution. We accept the people mandate. The people mandate is for not for TVK. The mandate is for Chief Minister Vijay. That is foremost important. That we have to understand that. The mandate is for Vijay to become a Chief Minister. So we respect people mandate. So to respect the people mandate, we wholeheartedly congratulate, first of all we congratulate Chief Minister Thiru Vijay, and wholeheartedly we as a ADMK party and ADMK legislative party support and extend our support to the TVK government headed by Chief Minister. तमिलनाडु के साबिक वज़ीर-ए-आला स्टालिन के फर्जंद व साबिक वज़ीर जूनियर स्टालिन ने आज तमिलनाडु असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान बीजेपी की तफरीक की पॉलिसी की कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, सनातन द्राविड़ी तहजीब के लिए ख़तरा है। तमिलनाडु में सनातन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन्होंने वंदे मातरम जैसी मुतनाज़िया गीत पर भी रियासत में पाबंदी का मुतालबा किया है और कहा कि मरकज़ की बीजेपी सरकार सिर्फ नफ़रत की सियासत करती है और द्राविड़ी तहजीब में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, துணைத் தலைவர் அவர்களே, முதலமைச்சர் அவர்களே, 17வது சட்டமன்ற பேரவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக எனது முதல் உரை இது. பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார், தமிழ்நாட்டுடைய தலைமகன் பேரறிஞர் அண்ணா, நவீன தமிழ்நாட்டுடைய சிற்பி முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர், இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டிய திராவிட மாடல் ஆட்சியை தந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் திரு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என எங்களுடைய தலைவர்களை எல்லாம் வணங்கி என்னுடைய இந்த உரையை துவங்குகின்றேன். முதல்ல என்னை 2வது முறையாக தேர்ந்தெடுத்து இந்த சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பிய என்னுடைய சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி மக்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல எங்கள் தலைவர் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கூட்டணிக்கு 1,52,82,782 வாக்குகளை தந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல எங்களுடைய கூட்டணி சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய வெற்றிக்காக உழைத்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும், முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞருடைய உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும், தோழமை இயக்க தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த அவையில என் கூட நின்று எனக்கு வழிகாட்டக்கூடிய
எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் அண்ணன் திரு KN நேரு அவர்களுக்கும், எங்களுடைய கொறடா அண்ணன் வேலு அவர்களுக்கும், துணை கொறடா அண்ணன் திரு கோவி செழியன், செயலாளர் அண்ணன் திரு தங்கம் தென்னரசு, பொருளாளர் அண்ணன் திரு MRK பன்னீர்செல்வம் ஆகியோருக்கும், கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். சட்டமன்றத்தில் நேற்று நாம அத்தனை பேரும் பதவி பிரமாணம் செஞ்சுக்கிட்டோம். அதன் பின்பு இன்னைக்கு முதல் நடவடிக்கையா பேரவைத் தலைவரை இன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த சட்டப்பேரவையில் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும், துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய திரு ரவிசங்கர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தலைவர் சார்பாகவும் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कल्याण बनर्जी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमत पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि अब बंगाल में गंदी हुकूमत आ गई है। उनका कहना था कि बीजेपी की हुकूमत बंगाल को तबाह करके रख देगी। उनका कहना था कि बीजेपी नफरत, गुंडागर्दी और रिश्वतखोरी की सियासत करती है और रियासत में अब ये सारी खराबियां सरायत कर जाएंगी। पहले सरकार जो बनाया है जनकल्याण मूलक सूचना का प्रकल्प, दैट विल कंटिन्यू, बोला ना, वही तो बोला। तो मानते हैं तो ममता बनर्जी ने जनकल्याण मूलक प्रकल्प लिया है, लक्कीर भांडार, कन्याश्री, अभी तो मानते हैं ना। आप जो बोल रहे हैं क्या PM जो हेल्थ एक्सेट्रा, आयुष्मान भारत, कितना आदमी का कवर करेगा? Very few persons. If you have a smartphone, you will not get it. If you have a TV fridge in your house, you will not get it. If you have a motorcycle, you will not get it. You must only remain in heart, nothing more than that. कितना आदमी का कवर करेगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य साथी कार्ड जो ममता जी ने बनाया है, जिसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, वही चलेगा। सभी लोग सर TMC के जो भी लीडर हैं वो आज की डेट में आपकी तरह जिस तरह रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कैसे हमारे साथ क्या हुआ और कैसे वो हुआ, लेकिन कुछ नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, रिजिजू दत्ता जैसे लोग। देखिए वो सब कोई लीडर ही नहीं है। वो लोग सब टीवी में बैठ के थोड़ा डिबेट करते थे। कोई जायगा नहीं है जिस जगह में वो लोग पॉलिटिक्स किया है। जो लोग, वी आर हैविंग अ बैड टाइम, नो डाउट, पर बैड टाइम में दल के छोड़ के जाएगा, दल का अगेंस्ट में बोलेगा, उसमें क्या फायदा? ये लोग दल का नहीं है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है, उसमें कुछ नहीं होगा। टेलीग्राफ भी लिख रहा है कि आपको कंस्ट्रक्शन माफिया बस पश्चिम बंगाल में तृणमूल गवर्नमेंट अब लिखने लगा है टेलीग्राफ, क्या कि कंस्ट्रक्शन माफिया थे तृणमूल सरकार। कौन लिखा? हम तो नहीं जानते, हम नहीं पढ़ा। कंस्ट्रक्शन माफिया है तो कंस्ट्रक्शन माफिया तो सबसे बड़ा दिल्ली में बीजेपी है। अब देखिए ना, पूरा कंस्ट्रक्शन कर दिया ना। एक प्राइम मिनिस्टर को जो ऑफिस बनाया, इधर जो सब कुछ बनाया, सब तो कंस्ट्रक्शन माफिया, तो बीजेपी सबसे बड़ा है। क्या अब क्या दिल्ली देखा 5-7 बरस पहले, आज कब क्या देख रहा है? सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन माफिया तो बीजेपी है। सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा डाकत बीजेपी है। आपके शासनकाल में ED CBI पर लगातार वो तो है, वो तो पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के लिए तो किया। अब लगता है कि क्या दीदी पर भी लोग या अभिषेक, हाँ वो तो करेगा, वो तो उनका, आपको लगता है उनको वेपन ही है, ये सबको करेगा, सबको करेगा। वो जो आज हम भी बोल रहे हैं अगेंस्ट में, इसलिए देखो कि कुछ ना कुछ करेगा, मार ही देगा। वो लोग मार देता है। तो अभी गुंडा सरकार आ गया है ना। क्या कल्चर, आप लोग देखा क्या कल्चर है? हाँ, कॉलेज में जाके बोल रहे हैं काल से कोई बुरखा पहन के नहीं आएगा। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी की क़यादत वाली हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जिसने अपोजिशन को तनकीद का मौका फराहम कर दिया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर मनोज अग्रवाल को मगरबी बंगाल का चीफ सेक्रेटरी और मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात के खुसूसी मुबस्सिर सुब्रत गुप्ता को वज़ीर आला का मुशीर बनाए जाने पर अपोजिशन लगातार सवाल उठा रहे हैं।
अब लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इस फैसले को बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत का सबूत करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करके बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों को कटहरे में ला खड़ा किया है। राहुल गांधी ने इंडिया टुडे की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी इतना बड़ा इनाम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज दूसरी बार आसाम के वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हल्फ लिया। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हेमंत बिस्वा शर्मा और 4 वज़ीरा को हल्फ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी की हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वज़ीर-ए-आला और मरकजी वज़ीरा मौजूद थे। उसके साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के पहले गैर कांग्रेसी लीडर बन गए हैं जो मुसलसिल दूसरी बार वज़ीर-ए-आला का ओहदा संभाल रहे हैं। सैफ अली खां अपनी आने वाली फिल्म कर्तव्य को लेकर पुरजोश हैं। इन्होंने कहा कि ये फिल्म आवाम को पसंद आएगी। इस फिल्म में सैफ अली खां के मुकाबिल राशिका दग्गल अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये फिल्म बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी जाएगी। सीधी सादी कहानी है जैसे प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा है, शाहरुख भाई का प्रोडक्शन है और उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ चुनी हैं फिल्माने के लिए, बताने के लिए, कहानियाँ बताने के लिए। तो ये एक और ऐसी कहानी है जैसे बख्शक उन्होंने बनाई एंड पुलकित एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एक हीरोइक मॉरल टेल कह सकते हैं इसे। एक नॉर्मल आदमी है, उसकी जो दुनिया दिखाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और उस पर जिस टाइप के अलग अलग प्रेशर्स आते हैं और जब आप किसी आदमी पे प्रेशर डालते हैं तो उसका कैरेक्टर समझ में आता है और वो कैसे रिएक्ट करता है। कुछ पैरेलल्स बनाए हमने अभिमन्यु से जो महाभारत का एक कैरेक्टर है, तो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलता है और अगर निकलता है या नहीं निकलता है ये आपको देख के समझ में आएगा। बट मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी और डायरेक्टर बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं और उनके डायलॉग्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया और बस यही। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं जिसका फर्ज है कि समाज में अपना कर्तव्य निभाते हुए उनकी समस्याओं का हल करना। जो ट्रेलर देख के लग रहा है कि वो अपनी परेशानियों में भी जूझा है, इस चीज़ की कश्मकश है? जी है थोड़ी बहुत, लेकिन ट्रेलर से आई थिंक सब कुछ समझ में आता है कि एक बहुत अच्छा ट्रेलर है। जैसे मैंने कहा एक सिंपल स्टोरी है लेकिन उसका सल्यूशन जो वो कैरेक्टर जो डिसाइड करता है वो काफ़ी हटके है मेरे हिसाब से। आई थिंक सब लोग जब एक पिक्चर जब साइन करते हैं और एक प्रोडक्शन और एक क्या कहते हैं उसे एक उस सेट पे आते हैं तो हम सब इक्वल होते हैं और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये हम सब ने एक ही कहानी को चुना है, ये स्टोरी को चुना है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो हम अपना पार्ट अच्छी तरह करें और बाकी समय एक दूसरे को कंफर्टेबल करें और एक दूसरे की इज्जत करें। आई थिंक दैट्स जस्ट नॉर्मल। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। सोना ना खरीदने और बड़े बहरान के लिए तैयार रहने की मोदी की अपील पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी सरकार ने मुल्क को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया। पेपर लीक की खबरों के बाद नीट यूजी का इम्तिहान मनसूख, तहक़ीक़ात सीबीआई के हवाले। बहुत जल्द इम्तिहान की नई तारीख का होगा ऐलान। पेपर लीक मामले पर तुलबा में शदीद गम-ओ-गुस्सा। दिल्ली समेत मुल्क भर में मुजाहरे। पेपर लीक के लिए बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से ऐन खबर, एआईडीएमके के एक ग्रुप ने टीवीके की हिमायत का ऐलान किया। सनातन धर्म तफरीक की बात करता है, रियासत में वंदे मातरम की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें अपने द्राविड़ी तहजीब को बचाना होगा। तमिलनाडु असेंबली में जूनियर स्टालिन की तकरीर। मगरबी बंगाल में गंदी हुकूमत आ गई है। तृणमूल कांग्रेस कल्याण बनर्जी का रद्द-ए-अमल। बंगाल को तबाह करके रख देंगे ये लोग। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।